नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी बीजेपी। तो यूपी में अपने सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीटें छोड़ेगी। आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुभासपा के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ेगी और अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीट छोड़ेगी। और वहीं निषाद पार्टी और सुभासपा के लिए भी 1-1 लोकसभा सीट बीजेपी देने जा रही। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय किए गए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे और जानकारी लखनऊ से साझा कर रहे हैं आपके साथ। यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ेगी। वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। निषाद पार्टी और सुभासपा के लिए 1-1 लोकसभा सीटें और वहीं अपना दल और आरएलडी के लिए भी 2-2 लोकसभा सीटें तय की गई है। तो बीजेपी जो है अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेंगी यूपी में। और लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए जो है यूपी में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीटें छोड़ेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल पाठक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, यूपी में सहयोगी दलों के लिए जो है बीजेपी उनके हिस्से में 6 सीटें छोड़ने जा रही है, क्या जानकारी है? बेशक जूही जी, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। अपने सहयोगी दलों को 6 सीटों को देने का मन बनाया है और खुद 74 सीटों पर लड़ने की रणनीति तय की है। अभी तक जो तस्वीर निकल के सामने आई है उसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल को 2 सीट, आरएलडी को 2 सीट, निषाद पार्टी को 1 सीट और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा को 1 सीट देने की बात बनी है। खुद 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव। और ये भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 50 से अधिक नामों का चयन भी कर लिया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से सुब्रत पाठक के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी के चुनाव लड़ने की बात जो है वो सामने आई है। और इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर लखनऊ से अपनी पारी दोहराएंगे। जी, और हम अगर बात करें तो जहां एक तरफ एनडीए की बल्ले बल्ले है, तो विपक्ष को जो बात करें उनके लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। हाँ, बेशक जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को सिर्फ 6 सीटों पर मना लिया है, वो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा सबक है। इंडिया गठबंधन में अभी भी बात नहीं बन पाई है। जहां अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वहीं अपना दल कमेरा वादी जो पल्लवी पटेल हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, वो अभी भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज बताई जा रही हैं। वहीं भीम आर्मी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी सामंजस्य नहीं बन पाया है। भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी की लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो एक हिसाब से जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का कुनबा और सामंजस्य मजबूत होता जा रहा है, वहीं इंडिया और उसके घटक दलों में फिर फटौवल मची हुई है। अनिल जी, हम बात करें तो सपा के हिस्से में भी, विपक्ष की बात करते हैं, सपा के हिस्से में 2 सीटें हैं, लेकिन बसपा के हिस्से 1 भी नहीं है। बेशक जूही जी, समाजवादी पार्टी ने अपनी यहाँ पर फुल प्रूफ तैयारी की है। जब आम चुनाव 2019 में हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ 5 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ और ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया और समाजवादी पार्टी को एक तगड़ी पटकनी देते हुए इस बात का एहसास करा दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिलहाल 2024 का रण सज चुका है।
इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक चुका है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, वहीं समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। जी, अगर हम बात करें जयंत चौधरी की, एनडीए का हिस्सा तो वो बन गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो किन किन जगह से उनके उम्मीदवार जो है इस पार्टी के, कौन कौन से नेता होंगे और किन किन जगह से वो चुनाव लड़ सकते हैं? देखो, ये इस बात को लेके कोई फुल प्रूफ अभी फिगर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को 7 सीटें दी थी, लेकिन उन्होंने 7 लेने के बजाय 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लेना अब मुनाफे का सौदा समझा है। इस बात को ये माना जा रहा है कि आरएलडी जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच सामंजस्य भी सीटों को लेके बन चुका है। बहुत जल्द ही वो घोषणा हो जाएगी। इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि अभी आज शाम तक काफ़ी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। अनिल जी, बताया जा रहा है कि वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे, लेकिन 56 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर जो है बातचीत की गई है, प्रत्याशी तय किए गए हैं, तो पीएम के अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं? बेशक जूही जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है और इस बार अपना रणनीति तय की है कि मिशन 80 में 80 सीटें हमें जीतनी है, और इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर काफ़ी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका अपना एक अलग मैसेज है, क्योंकि वाराणसी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो उसका संदेश बिहार में भी जाएगा और भोले बाबा की नगरी है तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह का चुनाव लड़ना तय है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को तगड़ी शिकस्त दी थी कांग्रेस के गढ़ अमेठी में, वहां से उनको फिर लड़ाया जा सकता है। इस बात पर लगभग मोहर लग चुकी है कि अमेठी से फिर भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी होंगी। वहीं कन्नौज को लेकर के भी ये बात सामने आ रही है कि सुब्रत पाठक यहाँ भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने डिम्पल यादव को करारी मात देते हुए संसद पहुंचे थे। उनको भी भारतीय जनता पार्टी फिर प्रत्याशी बनाने का मन बना चुकी है और उनके नाम पर भी एक तरह से मोहर लग चुकी है। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने स्वामित्व वाले मामले पर याचिका डाली, हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हाई कोर्ट के तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया गया था और इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने स्वामित्व की मांग वाली 5 याचिकाएं खारिज कर दी थी। पूजा स्थल अधिनियम में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं, ऐसा मुस्लिम पक्ष की ओर से बयान सामने आया है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच मामले की आज सुनवाई करेगी। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी, जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से जो है कहा जा रहा है कि पूजा स्थल अधिनियम में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई है। वहीं हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष ने स्वामित्व वाले याचिका पर जो है याचिका डाली है, वहीं हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दी गई है, जहां कहा है कि हाई कोर्ट का हस्तक्षेप जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष ने स्वामित्व वाले मामले पर याचिका दाखिल की है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान और प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपके पास आना चाहूंगी, मामले की कब से सुनवाई शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो ज्ञानवापी का मामला है उसको लेकर? जो ही देखिए, ज्ञानवापी का मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि पूजा पाठ के लिए उन्हें अनुमति दी गई थी, लेकिन उसी समय से मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा है और उसने हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसकी जो 5 जो मांगे थी उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन यह है कि आज सुनवाई होने वाली है और बताया जा रहा है कि जैसे कि 12:30 बजे के बाद कभी भी सुनवाई शुरू हो सकती है। तो वहीं हिंदू पक्ष भी वहां पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि जहां पर निर्माण में से जिसकी अनुमति के हिसाब से दस्तावेज आए थे, जो एसआई की रिपोर्ट आई थी और सीबीआई आज सुनवाई करेगा कि पूजा पाठ की जा रही है, लेकिन उसमें मुस्लिम पक्ष लगातार 1991 का जो कानून लगा रहा है कि 1991 से हमारा जो कानून है उसका माध्यम से हमारी सुनवाई की जाए, तो उसके आधार पर ये केस लड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो फैसला आएगा ये देखना ये होगा कि वहाँ जो पूजा स्थल है, जो गृह में पूजा स्थल की जा रही है, उसको बैन किया जाएगा या उसको बरकरार रखा है, क्योंकि पहले इसको आदेश दिया गया कि ये पूजा स्थल है, वहाँ पर कुछ चिन्ह मिले थे जो हिंदू देवताओं के थे और कुछ धर्म थे। तो लगातार मुस्लिम पक्ष जो एक ही नियम है और उनका 199 के हिसाब से आज का देखना ये होगा कि आखिरकार सीबीआई जो बैठक अब की जाएगी उसमें क्या फैसला लिया जाएगा। जी, और शोएब आपके पास आना चाहूंगी, अब जो है निचली अदालत से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है मुस्लिम पक्ष ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का हस्तक्षेप जो है मामले में ठीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं उनको राहत नहीं मिली थी और जो व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी उसको लेकर के ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से आपत्तियां की थी, हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को नहीं माना और उनके पक्ष में फैसला नहीं आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बातें जो इंतजामिया कमेटी है ज्ञानवापी मस्जिद का, वो अपने पक्ष रखेगा, उनके वकील अपनी बातें रखेंगे। कोर्ट अब इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, निचली की जो अदालत है, चाहे वो वाराणसी की हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिस ग्राउंड पर उसने फैसले सुनाए हैं वो फैसले भी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट इनकी दलीलों को सुनता है और जो निचली अदालतों के फैसले आए हैं उसका अध्ययन करने के बाद आगे क्या निर्णय करता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है कि जो निचली अदालत ने फैसला दिया है उस पर रोक लगे। अब हाईकोर्ट ने भी जो उस फैसले पर एक तरह से मोहर लगा दी, व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी। देखिए, इसमें जहां वार्षिक एक्ट का लगातार हवाला मुस्लिम पक्ष ने इस तरह के तमाम केसेस दिया जाता है, वहीं इस बात का भी हवाला दिया गया कि किस आधार पर जो पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है उसके ग्राउंड पर दी गई, क्योंकि जो स्वामित्व है या ये कह सकते हैं जो पोजीशन है वो मुस्लिम पक्ष के उसमें था और ऐसे में अब हिंदू पक्ष को किस आधार पर यानी उस जगह का स्वामित्व किसके पास है इसको आधार बना करके कहीं ना कहीं वो अपनी बात रख रहा है। अब कोर्ट में हालांकि इसको साबित करना होगा और कोर्ट क्या इस पर रुख अख्तियार करता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से हिंदू पक्ष के निचली अदालत के चाहे वो बनारस की अदालत रही हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट जो फैसला आया, मुस्लिम पक्ष उसी फैसले को इस तरह से चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा और आगे क्या कुछ निकलता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। जी अजय, बता दें ये हिंदू पक्ष ने भी जो है मुस्लिम पक्ष ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की उससे पहले ही कैविएट याचिका जो है हिंदू पक्ष की ओर से भी दाखिल किया गया था, तो क्या कुछ हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें दी गई हैं? देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग है, चूंकि ये याचिका इंतजामिया कमेटी मुस्लिम की तरफ से डाली गई है तो कोर्ट पहले उनकी बात सुनेगा। हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल करने का सीधा मकसद ये है कि अगर कोई इस तरह की चीजें आती हैं तो उनका पक्ष भी जानने का उन्हें मौका दिया जाए, उसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाए। इसी वजह से हिंदू पक्ष ने एक तरह से कह सकते हैं प्रिकॉशनरी कैविएट दाखिल कर रखा है। कैविएट के जरिए उनका मकसद ये है कि अगर इस पर सुनवाई होती है, मुस्लिम पक्ष अपना जो दलील या जो भी साक्ष्य या जो भी हवाले देता है उसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय सुनाता है तो उससे पहले हिंदू पक्ष का भी पक्ष सुन ले, इसलिए ये कैविएट दाखिल है और इसी वजह से
कैविएट दाखिल कर दी कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो फिर मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष भी अपनी पक्ष रखेगा, उसके बाद ही इसका कोई निर्णय आएगा। तो इसलिए ये कैविएट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू पक्ष को लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जरूरत पड़ती है, मुस्लिम पक्ष अपनी जो दलीलें रखता है, अपने जो तर्क रखता है, अगर उसमें लगता है तो फिर हिंदू पक्ष भी अपने उसके जवाब में चीजें कोर्ट के सामने पेश करेगा। जी अजय, बात करें सुनवाई की, कब से सुनवाई शुरू होगी? क्या जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील है वो पहुंच चुके हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय मौजूद है सारे, लेकिन 12:30 बजे के आसपास का समय बताया गया है। उस समय ये मीटिंग शुरू होगी सीजेआई के अध्यक्षता में, तो उस समय सुनवाई के बाद फैसला होगा। जो तथ्य दिए हैं हमें हिंदू पक्ष के वकील है, वो पूरे प्रमाण जो निचला स्तर जो हुए सर्वे जो हुआ, जो सर्वे के प्रमाण सामने आए, जो दस्तावेज सदियों पुराने हैं, वो भी वहाँ पेश किए गए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का एक ही जो फैसला आ रहा है, जो अपने दस्तावेज दे रहा है, वो 1968 का समझौता जो हुआ था उस समय कि यहाँ पर मस्जिद थी और मंदिर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो लेकिन 9 में अपना जो कानून था, जो वो नया लॉ बना था, उसके आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन तथ्य सुनेगा और देखेगा कि आखिरकार कितने सबूत है, उसके आधार पर फैसला हो सकता है इसमें। जी, और वहीं हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने जो है हिंदू पक्ष के जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हिंदू पक्ष के हित में, उस पर भी रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। देखिए, बिल्कुल देखिए, लगातार मुस्लिम पक्ष चाहता है कि जल्दी से वहाँ पर रोक लगाए, क्योंकि उसके ऊपर वजू होती थी, उसके ऊपर नमाज पड़ी जाती है। लेकिन जो गिरे हैं, जो तथ्य गए, दीवारों पर जो चिन्ह मिले हैं, वो पूजा स्थल के हैं और पूजा उसी दिन से पूजा स्टार्ट कर दी, क्योंकि जैसे आदेश आया हिंदू पक्ष लगातार वहाँ पहुंचा और पहुंचने बाद पूजा स्थल शुरू की। उसी दिन से लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष अब लगातार कहता है कि निचली अदालत से इस केस को सुनवाई की जाए, कि लंबा कीजिए। लेकिन लगातार जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो हो सकता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की दोनों, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष है, दोनों सुनेगा, जो फैसला आएगा वो दोनों को मान्य होगा। जी, और बात करें तो यहाँ मुस्लिम पक्ष जो है वो कह रहे हैं कि जो व्यास जी तहखाना है उसका जो परिसर है वो मस्जिद कमेटी के अंदर आता है, यानी मस्जिद का जो परिसर है उसके तहत आता है, और ऐसे में जो है वहाँ पूजा करने पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि व्यास जी परिवार या फिर कोई अन्य वहाँ पूजा नहीं कर सकता है। शोएब, देखिए, अगर बात करें वहाँ की जो पूजा स्थल है, जहाँ वो सर्वे किया गया था, जहाँ जांच की गई थी, तभी उसमें कुछ प्रमाण मिलते थे। जो कमल के फूल की बात करें या स्तंभ की बात करें, जो स्तंभ तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, वो प्रमाण हुआ। क्योंकि जो स्तंभ आए थे, जो सर्वे हुआ था, सभी वकील हुआ मौजूद थे, मजिस्ट्रेट हुआ मौजूद थे, उसके आधार पर चिन्ह है, वो हिंदू देवती देवताओं के चिन्ह थे, उसके आधार पर हुआ। लेकिन मुस्लिम पक्ष वो नवाज, आखिरकार ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में है, तो दोनों को मानना होगा। जो प्रमाण मिले हैं, जो तथ्य मिले, जो सबूत मिले, वो सदियों पुराने हैं, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, वही हाईकोर्ट ने सुनाया। इसलिए उन वहाँ पर जो गृह में से पूजा पाठ करने के आदेश दिए थे, उसके आधार पर पूजा पाठ किया। लेकिन मुस्लिम पक्ष अब लगातार उसका विरोध कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू होने वाली होगी। शोएब, अगर बात करें हम तो हाईकोर्ट ने जो है पिछली 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया था, और अगर आज की बात करें, आज किन किन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है? शोएब, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, जिस तरह से जो भी याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज हुई हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही है। खासतौर से पिछले दिनों जो व्यास जी का तहखाना है उसको लेकर के भी याचिका हुई है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही पक्षों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी बात रखने का कह सकते हैं कि आदेश दिया था। क्योंकि पिछले दिनों भी जब निचली अदालत से फैसला किसी के पक्ष में नहीं आया, तो वो मुस्लिम पक्ष खासतौर से गाजी के तहखाने के मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ही गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि पहले इस मामले को अपने हाई कोर्ट ले जाए, और फिर हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। और इसमें कहीं ना कहीं जो व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की बात रही हो, या वहाँ पर रिसीवर नियुक्त किया गया था 17 जनवरी को, और 21 जनवरी को पूजा करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद वहाँ पूजा भी शुरू हो गई थी। इन दोनों चीजों को भी यहाँ पे चैलेंज किया था। इस तरह से एक तरह से वजू खाने को लेकर के भी जो चीजें हैं, तो जो इससे जुड़े मामले हैं उनकी याचिकाओं पर जो भी याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस तरह से खारिज हो चुकी हैं, उस पर अपना पक्ष रखेगा और फिर उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कुछ अख्तियार करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। विधानसभा के तिलक हॉल में बैठक शुरू। सी राजीव कुमार की अध्यक्षता में हो रही बैठक प्रदेश भर के
डीएम और एसपी बैठक में मौजूद हैं। मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर भी बैठक में शामिल है। डीआईजी आईजी चुनाव आयोग की बैठक में मौजूद है। लोकसभा चुनाव को लेकर 2 शिफ्टों में एसी की बैठक यानी इलेक्शन कमीशन की बैठक होनी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा आयोग। यूपी में 3 दिवसीय दौरे पर है चुनाव आयोग की टीम। तो 3 दिवसीय यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम है और इलेक्शन कमीशन की 13 सदस्यीय टीम की अफसरों के साथ बैठक की जा रही है। तो विधानसभा के तिलक हॉल में बैठक शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन की 13 सदस्यीय टीम के अफसरों के साथ बैठक है। सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा आयोग और लोकसभा चुनाव को लेकर 2 शिफ्टों में इलेक्शन कमीशन की बैठक होनी है, जहां डीआईजी आईजी चुनाव आयोग की बैठक में शामिल है। वहीं मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर भी बैठक में मौजूद है और प्रदेश भर के डीएम और एसपी बैठक में शामिल है। तो लखनऊ से एक खबर सामने आ रही, विधानसभा के तिलक हॉल में बैठक शुरू हो गई है और सीसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन की 13 सदस्यीय टीम के साथ जो है बैठक हो रही है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है और विधानसभा के तिलक हॉल में बैठक शुरू हो गई है, जहां डीआईजी आईजी चुनाव आयोग भी बैठक में शामिल है और राजीव कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। प्रदेश भर के डीएम और एसपी बैठक में शामिल हुए हैं। और वहीं मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही, बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को कोर्ट ने सुनाई सजा। रेल रोकने के मामले में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट चलने तक कस्टडी में रहने की सजा मिली है। साल 2012 में सिटी रेलवे स्टेशन पर रोकी थी रेल। मेरठ के एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो बीजेपी सांसद पर सजा सुनाई गई है और रेल रोकने के मामले में 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मेरठ एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से यह सजा सुनाई गई है। साल 2012 का मामला है, जब सिटी रेलवे स्टेशन पर रेल रोकी गई थी और इसी को लेकर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है कोर्ट की ओर से। कोर्ट चलने तक कस्टडी में रहने की सजा मिली है और बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो मेरठ से जानकारी सामने आ रही है, मेरठ के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को सजा सुनाई गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।